अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जी डियर स्टूडेंट्स, आज नॉलेज 3.4 का हम जो लेक्चर लेंगे, तीसरा लेक्चर है आज। इस नॉलेज के अंदर हमने जो एसएलओ कवर करने थे और जो कर लिए हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक दफा। अभी तक हम दो लेक्चर्स के अंदर जिन चीजों को हमने सीखा है, आइसोटोप्स क्या होते हैं ये हम सीख चुके हैं। कैसे आइसोटोप्स मॉलिक्यूल बनाएंगे और मोलर मास को इफेक्ट नहीं करेंगे, ये आज के लेक्चर में मोलर मास को इफेक्ट करेंगे बट केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट नहीं करेंगे, ये आज के लेक्चर में हमने सीखना है। दूसरा एसएलओ हमने देखना है, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द रिलेटिव मासेस एंड द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। तीसरा एसएलओ दूसरे एसएलओ से ही मिलता जुलता है, कैलकुलेट द रिलेटिव मास ऑफ एन आइसोटोप गिवन द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड अबंडेंस ऑफ ऑल स्टेबल आइसोटोप। इसी तरह अगले एसएलओ को देखें तो ये हम सीख चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं कि डिटरमिन हमें करना आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। अगले एसएलओ की बात करें तो डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास एज द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। ये भी हम सीख चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लें लेक्चर को, तो ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि एटम कितनी छोटी चीज है और इस छोटी चीज का मास मेजर करने के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते थे, क्या था वो? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आप पिछला लेक्चर सुने ध्यान से। उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन को कंक्लूड किया था टेबल के अंदर। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था, कार्बन 12 के स्केल के साथ हमने इसको सीखा था। फर्दर हम यहां पर आगे थे आइसोटोप्स के ऊपर। आइसोटोप्स क्या है, यहां से हमने बात शुरू की थी और आज हमने यहां से ही बात आगे लेके चलनी है। डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये एक मैग्नीशियम रिबन है। इस मैग्नीशियम रिबन को अगर आप जूम करें, मतलब इसको इसको अगर इसके अंदर जाके देखें तो आपको कुछ इस तरह के पार्टिकल्स नजर आएंगे एंड दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली एटम्स। क्या आप ये फील कर रहे हैं कि क्या ये सारे पार्टिकल्स, सारे एटम एक तरह के हैं? शेड डिफरेंट होने का मतलब यहां पर ये बताना है कि सारे एटम्स एक तरह के नहीं है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं ताकि आप इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकें तो आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है, इसको जरा लॉक अनलॉक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें। तो आप ये चीज देखेंगे कि इसमें तीन तरह का मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम 24, एक मैग्नीशियम के ऊपर 25 लिखा है और एक मैग्नीशियम के ऊपर बेटा 26 लिखा है। लेकिन इन तीनों मैग्नीशियम के नीचे 12-12 ही लिखा है। अब थोड़ा सा आप रिकॉल करें, नीचे वाला नंबर कौन सा है और ऊपर वाला नंबर कौन सा है। तो आपको आपके जो पिछले लेक्चर हैं उनमें ये चीज अच्छे तरीके से सिखाई गई थी कि नीचे वाला नंबर होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला नंबर होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर वही चीज है जैसे आप सबका बेफाम नंबर है, तो हर एटम का भी एक फिक्स बेफाम नंबर आपका और होगा, आपका और होगा। आपका बेफाम नंबर आपसे मैच नहीं करेगा। इसी तरह हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है जो उसी का ही होता है, किसी और का नहीं होता। लेकिन इसके ऊपर जो 24, 25, 26 लिखा है वो क्यों लिखा है? देखें, ये मैंने आगे टेबल बनाया। इस टेबल में वही मैग्नीशियम 24, 25, 26 लिखा है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्चुअली क्या होता है? एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब मैग्नीशियम 12, 12, 12 तीनों में, तीनों का एटॉमिक नंबर 12 है तो तीनों में 12 प्रोटॉन है। इसी तरह 12 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आगे न्यूट्रॉन की बात करते हैं। अब आपको यह भी अच्छी तरह पता है कि न्यूट्रॉन, शाबाश, ए जो कि एटॉमिक मास होता है बराबर होता है प्रोटॉन की तादाद जमा न्यूट्रॉन की तादाद। एटॉमिक नंबर यहां पर सॉरी मास नंबर, बेसिकली ए यहां पर रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को। ठीक है, अब मुझे बताएं
इस मैग्नीशियम का मास नंबर 24 है, इसका 25 है, इसका ये नीचे लिखा हुआ है 24, 25, 26। अब मास नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। चलो शाबाश, 24 में से 12 प्रोटॉन निकाल दो, यानी 24 में से 24 टोटल है, 12 प्रोटॉन निकाल दो, तो बाकी कितने न्यूट्रॉन बचे? 12। तभी तो 12 12 मिलकर कितना हुआ? 24। अब इस 25 में शाबाश, 25 में 12 प्रोटॉन हैं, बाकी 13 क्या होंगे? न्यूट्रॉन। तभी तो 13 और 12 मिलकर कितने हुए? 25। अच्छा आगे देखें, 14 और 12 कितने हो गए? शाबाश 26। इसका मतलब 26 के अंदर 12 प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? 14। अब बेटा आप जल्दी से मुझे बताओ कि ये आइसोटोप्स, मैग्नीशियम के जो 3 आइसोटोप्स हैं, इनको बनाने का जिम्मेदार कौन है? प्रोटॉन है? नहीं, प्रोटॉन तो सबके अंदर क्या है? सेम। क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स भी सबके अंदर क्या है? सेम। कौन है इनको बनाने का जिम्मेदार? न्यूट्रॉन। इसका मतलब न्यूट्रॉन की तादाद कम ज्यादा होने की वजह से एटम के मास में फर्क पड़ता है और उस वजह से एटम की वेरिएशंस आती हैं, उसके अंदर उसका मास वेरी करता है। तो दीज आर आइसोटॉप्स। अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नीचे लिखा हुआ है 23.99, आगे लिखा हुआ है 24.99, आगे लिखा हुआ है 25.98, यानी 98, 25.98 AMU। व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास यूनिट। एटम का मास किस में मेजर करते हैं? जैसे आप बाजार से चीनी लेने जाते हैं किलो, तो एटम का मास किलो में नहीं होता, किस में होता है? AMU। अच्छा, कितना है? 24 नहीं है, बल्कि कितना है? 23.99। अच्छा, मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है जी। जूम पे जो बच्चे बैठे हैं जरा मुझे बताएं, क्या डिफरेंस आप लोगों ने समझा है एटॉमिक मास में और मास नंबर में? मास नंबर क्या होता है? शाबाश, मास नंबर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद को, इसको जरा करें जरा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करेंगे ना, तादाद को जमा करेंगे तो मास नंबर आएगा। क्या आएगा? मास नंबर आएगा। अब मैं यहां पर तादाद की बात नहीं कर रहा, शाबाश, किसकी बात कर रहा हूं? मास की बात कर रहा हूं। तादाद जैसे आप लोग 4 हैं, यहां पे 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, ये तादाद है आपकी, लेकिन आप सबका जो वजन होगा वो मास होगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल हैं तो 24, लेकिन उनका मास कितना है? 23.99 AMU। प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल हैं तो 25, लेकिन उनका मास कितना है? 24.99 AMU। प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहां पर हैं तो टोटल 26, लेकिन उनका जो मास है वो कितना है? 25.98 AMU। अच्छा, अगली इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जी बेटा, ये नीचे लिखा हुआ है 78.70, 10.13, 11.17, इन सब परसेंटेजेस को, बेसिकली दीज आर परसेंटेजेस, इन सब को परसेंटेजेस के साथ जमा करें तो ये कितना परसेंट बनेगा? 100। यानी आउट ऑफ 100 78 आपको इस मैग्नीशियम के अंदर कौन सा मैग्नीशियम मिलेगा? 24, जिसका मास 24 है। इस मैग्नीशियम रिबन के अंदर 10.13% चांस है आपको कौन सा मैग्नीशियम मिलेगा? 25। इस मैग्नीशियम रिबन के अंदर 11.17% चांस है कि आपको कौन सा मैग्नीशियम मिलेगा? 26। तो चूंकि एक दूसरे के लिहाज से ये इनकी मिकदार है, तो क्या बोलेंगे? परसेंटेज अबंडेंस। अबंडेंस तादाद को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गया आपको। अब मैं एक डिवाइस आपको दिखाना चाहता हूं। ये डिवाइस, ये फुल स्क्रीन करें। ये डिवाइस हमने पढ़नी है, हमारे SLO का पार्ट नहीं है। ये डिवाइस करती क्या? बड़ी आसान सी ये डिवाइस है जी स्टूडेंट्स। ये मुझे जरा बताएं, शाबाश, ये मुझे एक सिलेंडर मेरे पास है गैस का, जल्दी से बताएं बेटा इसमें कौन सी गैस है? शाबाश, नियॉन गैस। अब क्या इस गैस का कोई रंग होता है? नहीं, इसका कोई रंग नहीं होता, कलर नहीं होता कोई। अच्छा, मैंने क्या करना है? इस गैस को इस मशीन में डाल देना है और ये मशीन कुछ करेगी, प्रोसेसिंग करेगी, कुछ हम समझेंगे। और प्रोसेसिंग करने के बाद एंड पे मुझे पता क्या बताएगी? ये बताएगी कि नियॉन के 3 आइसोटोप हैं।
नियोन के बेटा कितने आइसोटोप हैं? 3। और तीनों में से ये देखें, एंड पे उसने मुझे स्क्रीन पे रिजल्ट दिखाया। तीनों में से कौन कौन से हैं नियोन के आइसोटोप्स? 20, 21, 22। तीनों में से ज्यादा कौन है? 20 वाला। सबसे कम कौन सा है? 21 वाला। और बीच में कौन है? 22 वाला। ये मशीन का नाम क्या है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए? इस मशीन का नाम है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है? मैस स्पेक्ट्रोमीटर। काम क्या है मैस स्पेक्ट्रोमीटर का? यह बताना कितने कितने आइसोटोप्स हैं और आगे उनकी मिकदार कितनी कितनी है। मैं एक सिमुलेशन दिखाता हूं आपको अपनी बात को मजीद अच्छे तरीके से समझाने के लिए। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये आइसोटॉप वाला टैब खोलते हैं। यहां पर मैं नियोन की बात करता हूं, जो मैंने अभी आपको गैस सिलेंडर दिखाया ना नियोन का, उसकी बात करता हूं। अच्छा बेटा, जरा ध्यान से जरा देखिएगा इस चीज को। आप देखें, मैंने नियोन का जो एटम है जिसके सेंटर में, शाबाश बेटा आपको पता है ये क्या है? जल्दी बोलो। न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर जो आपको फील्ड नजर आ रही है, ये बेसिकली वो एरिया है जहां पर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब जरा देखो ऊपर ये जो येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है, उसमें प्रोटॉन्स लिखे हुए हैं, न्यूट्रॉन्स लिखे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं। शाबाश बताओ कितने प्रोटॉन है? 10 प्रोटॉन है। और कितने न्यूट्रॉन है? 10 ही न्यूट्रॉन है। और कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब जरा मुझे जल्दी से बताओ कि आपको नीचे ये वेट बैलेंस पे मास नंबर लिखा हुआ है, कितना है मास नंबर? 20। क्योंकि ये तो सिंपल सिंपल मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करना होता है ना। अच्छा, नीचे साथ में एटॉमिक मास भी आ रहा है। मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क पता चल गया आपको? वो कितना आ रहा है? 19.99, यानी वजन इसका कितना है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक न्यूट्रॉन और एंटर करता हूं। ये देखें, ये मैंने न्यूट्रॉन और एंटर किया एक। तो शाबाश, जल्दी बताओ क्या ये अभी भी नियोन स्टेबल है? अगर न्यूट्रॉन नहीं एंटर किया था तब भी स्टेबल था, न्यूट्रॉन एंटर किया तो तब भी क्या है? ये स्टेबल। शाबाश, क्या चेंज आया? न्यूट्रॉन एक बढ़ गया, न्यूट्रॉन बढ़ गया। लेकिन नियोन पहले भी नियोन था, अभी भी नियोन है, क्योंकि नियोन की पहचान न्यूट्रॉन से नहीं होती। मैंने पहले भी बोला होगा, किसी भी एलिमेंट की पहचान उसके प्रोटॉन के नंबर से होती है। अभी मैं अगर इसका प्रोटॉन चेंज करूंगा ना, प्रोटॉन की तादाद चेंज करूंगा, तो ये नियोन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब तक प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, जैसे प्रोटॉन अभी भी उतने ही है 10, तो नियोन नियोन ही रहेगा। अच्छा, अब 21 क्यों हुआ? शाबाश, ये 21 क्यों हुआ बताओ? एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, कितना वजन हो गया? 21। एक और न्यूट्रॉन एंटर करते हैं, चलो शाबाश, अभी भी स्टेबल है, कितना हो गया? 22। एक और न्यूट्रॉन एंटर करते हैं, स्टेबल है या अनस्टेबल? शाबाश, अनस्टेबल। इसका मतलब नियोन के कितनी तरह के आपको वेरिएशंस मिल सकती हैं? 3 तरह की। कौन कौन सी? 20, 21, 22। अब ये जो 3 तरह के नियोन आपको मिले हैं, इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। प्रोटॉन कितने हैं? 10। न्यूट्रॉन कितने हैं? 10, 11, 12। इसका मतलब चेंज नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुए। प्रोटॉन खास तौर पे आपने इसको, अच्छा ये तो हो गया आइसोटोप्स, नियोन के 3 आइसोटोप है। अब ये जो मेरे पास सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये वाला नियोन गैस का सिलेंडर, इसमें ये तीनों तरह के नियोन है। 20 वाला भी है, 21 वाला भी है और 22 वाला भी है। अच्छा, अब मैं मजीद आगे चलता हूं, ये सिमुलेशन प्ले कर। अच्छा जी, अब ये लिखा हुआ नेचुरल अबंडेंस, मैं नेचुरल अबंडेंस पे जाता हूं। अब नेचुरल अबंडेंस में मैं यहां मिक्सचर में जाता हूं और यहां जाता हूं जी मैं नियोन पे। शाबाश, ये देखें, ये कितनी तरह के नियोन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं? 20, 21, 22। अब मैं काम करता हूं, मैं इसकी एक है मैं मिक्स करूंगा। देखें, मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा। देखो मैंने 3 ऐड किए हैं, तो तीनों की यहां पर परसेंटेज आ गई है। ये मैं मिक्स कर रहा हूं ना, कि ये नेचुरली ऐसे हैं, मैं मिक्स कर रहा हूं। अब मेरी मर्जी तो नहीं चलती नेचर में, नेचर में किसकी मर्जी चलती है? खुदा की, नेचर की।
अब इसका मतलब है मैं यहां पर माई मिक्स की जगह पर, शाबाश, ये लास्ट पे इधर देखें, ये मुझे स्क्रीन पे लेके, ये माई मिक्स लिखा हुआ ना यहां पर नीचे, माई मिक्स, ठीक है ना। अब ये माई मिक्स की जगह पे आप नेचर मिक्स कर दें। नेचर मिक्स का मतलब है वो पता चलेगा जो नेचुरली आपको। अच्छा, अब जरा जल्दी मुझे बताओ, नेचुरल मिक्स के अंदर ये यहां पे नियोन करते हैं, नेचुरल मिक्स के अंदर आपको ज्यादातर कौन से नियोन मिलेंगे? 20 वाले मिलेंगे, और ग्रीन वाले बड़े थोड़े हैं, और रेड वाले हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब यहां पर आपको ना इनकी परसेंटेजेस भी मिल रही हैं, फुल स्क्रीन करें जी इसको। क्या क्या परसेंटेज है? शाबाश, ये देखें, ये जो पर्पल वाले हैं, पर्पल से मुराद 20, कलर कोई नहीं होता, वो बस आपको समझाने के लिए बता रहा है। कितने परसेंट है ये? 90.48% नियोन पर्पल, मतलब नियोन 20 मिलेगा। अच्छा, तो 21% कौन सा मिलेगा? शाबाश, यहां पे 21 वाला लिखा हुआ है, जस्ट 0.27%, बहुत थोड़ा है। और रेड वाला कितने परसेंट है? शाबाश, 9.25%। इज इट क्लियर? ये डाटा मुझे किसने बताया होगा? शाबाश, अभी जो मैंने आपको मशीन दिखाई ना, ये वाली, ये जो मैंने आपको मशीन दिखाई है, जिसका नाम क्या है? शाबाश, मैस स्पेक्ट्रोमीटर। कोई भी केमिकल आप इसमें डालो, आपको उसका क्या मिल जाएगा? डाटा मिल जाएगा, कितने आइसोटोप हैं, किसकी कितनी कितनी परसेंटेज है। चलो मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पीरियोडिक टेबल खोलते हैं, और पीरियोडिक टेबल खोलने के बाद हम देखते हैं, इधर लिखें पीरियोडिक टेबल, ये पीटी, ये पहले नंबर पे पीरियोडिक टेबल, इसको खोलते हैं और देखते हैं पीरियोडिक टेबल में ये रहा नियोन, ये आप साइड पे नियोन आ गया। चलो शाबाश, बताओ नियोन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10, वो तो तीनों का 10 है, तीनों आइसोटोप्स का क्या है? 10। नीचे क्या लिखा हुआ है? ना तो ये 20 है, ना तो ये 21 है, ना ही ये 22 है। ये कोई ऐसा नंबर है जो तीनों का एक किस्म का क्या निकाला होगा? एवरेज। चलो इसको अभी देखते हैं, मैग्नीशियम को भी देखते हैं। मैग्नीशियम के, शाबाश, आपने देखा था, ये फुल स्क्रीन करें जी, मैग्नीशियम को आपने देखा था, कितने आइसोटोप थे उसके? 12, 24, 25, 26। 12 तो उसका वो था ना, एटॉमिक नंबर था, वो तो 12 लिखा हुआ ऊपर। अच्छा, अब नीचे 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, बल्कि क्या है? 24.305। अब अगला हमारा टारगेट है कि हम ये सीखेंगे कि ये जो नंबर है, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास, जो कि आइसोटोप से आइसोटोप्स का एवरेज निकाला होगा, ये कैसे निकाला जाता है? तो अब चलते हैं दोबारा स्लाइड की तरफ जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये वही डाटा है। शाबाश, मैग्नीशियम के आप राइट साइड पे देख सकते हैं कितने आइसोटोप हैं? 1, 2, 3, फुल स्क्रीन है जी ये, ठीक है। कितना कितना? वही 24, 25, 26। 24 वाला 78% है, 25 वाला कितने परसेंट है? 10.13, जो मैं शुरू में बता के आया हूं आपको। और 26, जो 26 वाला है वो कितने परसेंट है? 11.17%। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक फार्मूला लिखने वाला हूं, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या निकालने के लिए? शाबाश, ये क्या लिखा हुआ है? शाबाश, 24.31। ये 24.31 क्या है? शाबाश, ये 24.31 वो नंबर है जो आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, जिसे हम एवरेज एटॉमिक मास भी कहेंगे। ये कैसे निकलता है? इसको निकालने के लिए बेटा आपको एक फार्मूला समझना पड़ेगा, बड़ा आसान फार्मूला मैं लिख रहा हूं, आप समझे। एवरेज एटॉमिक मास बराबर होता है, पहला आइसोटोप आपने लेना है, जो भी पहला आइसोटोप होगा, फर्स्ट आइसोटोपिक मास, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ, प्लस दूसरा आइसोटोप लेना है आपने, यानी उसका मास, सेकंड आइसोटोपिक मास, मल्टीप्लाई करना है बेटा उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ, और ये सब कुछ आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ? शाबाश, 100 के साथ। समझ आया मैंने क्या किया? जैसे आप मुझे बताओ, मैग्नीशियम के कितने आइसोटोप थे? 3। कौन कौन से? शाबाश, 24, 25, आगे फिर यही लिखोगे तो क्या लिखोगे? 26।
और 24 वाले को मल्टीप्लाई करोगे उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ, मतलब वो कितने परसेंट है। फिर किसको मल्टीप्लाई करोगे 25 वाले को, और फिर किसको मल्टीप्लाई करोगे 26 वाले को। अच्छा बच्चों मुझे जल्दी से बताओ, क्या मैं इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूं जैसे ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है। ये देखें ऊपर बॉक्स में क्या किया हुआ है, शाबाश, ये देखें जरा। आपको मैथ तो पता है ना, ये 100 इसके साथ अलग डिवाइड होगा और उसके साथ अलग डिवाइड होगा। भाई अगर इस फार्मूले को ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जरा देखिए, जरा मुझे बताइए। एवरेज एटॉमिक मास बराबर है आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस, शाबाश, डिवाइडेड बाय 100 प्लस, फिर मैं यही करूंगा सेकेंड आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। समझ रहे हैं मेरी बात को। तीसरा आइसोटोप होता तो उसके लिए मैं तीसरी दफा लिख देता। ये वाला फार्मूला और ऊपर वाला फार्मूला सेम चीज है। ये फातिमा आसिफ आपका क्या क्वेश्चन है बेटा। रिलेटिव अबंडेंस कैसे फाइंड करते हैं? मैंने अभी बताया रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करते हैं। ये जो पीछे आपको मशीन बताई है मैंने, जिसका नाम क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हमने केमिकल डालना है, ये प्रोसेसिंग करेगी, जो कि हम कल पढ़ेंगे, एसएलओ का पार्ट नहीं है। इस मशीन की जिम्मेदारी है कि हमें बताना किसी भी एलिमेंट के कितने कितने आइसोटोप हैं और उनकी आपस में कितनी कितनी मिकदार है। तो वो हम इस तरह से फाइंड करते हैं। यहां से ये जो मुझे डाटा मिला है मैग्नीशियम का, ये वाला डाटा, कि मैग्नीशियम एक 78% है, एक 10% है, एक 11% है, तो ये मुझे उस मशीन से मिला है। मैंने इस डाटा का इस्तेमाल करना है और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके वो नंबर निकालना है जो मैंने कहां लिखना है, पीरियोडिक टेबल में लिखना है। क्या ये दोनों फार्मूले समझ आ गए? ये वाला यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो, बात एक ही है। चलो शाबाश, अब मुझे बताओ इस टेबल में कौन सा फार्मूला यूज किया हुआ है। जल्दी से देखें। सबसे पहले ये बेटा कौन सा मास आ गया, 23.99, फुल स्क्रीन करें इसको जी। ये कौन सा मास आ गया 23.99, यानी 24। मल्टीप्लाई किया उसको किसके साथ, 78, उसकी क्या है रिलेटिव अबंडेंस। डिवाइड किया उसको किसके साथ, 100 के साथ। समझ आ गया। इसका आंसर आया बेटा कितना, 18.88 AMU। चलो शाबाश। सेकंड वाला क्या है, फार्मूला देखो ना, फार्मूले पे नजर रखो। फार्मूले के मुताबिक अब आपको दूसरे आइसोटोप के मास को किससे मल्टीप्लाई करना है, रिलेटिव अबंडेंस के साथ, उसको भी डिवाइड करना है किसके साथ, 100 के साथ। तो ये देखो, मैंने सेकंड आइसोटोप जो कि 24.99 था, उसको मैंने उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, जो कितनी है 10.13, ठीक है, डिवाइड किया किसके साथ, 100 के साथ। क्या आंसर आया, शाबाश, 2.511। इसी तरह से मैग्नीशियम तीसरा आइसोटोप भी है, तो मैं तीसरे आइसोटोप को भी मल्टीप्लाई करूंगा उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ, डिवाइड करूंगा किसके साथ, 100 के साथ। क्या आंसर आया, 2.902। अब मैंने क्या करना है, शाबाश, इन तीनों नंबर्स को बोलो जल्दी से, क्या करूंगा, शाबाश, ऐड कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, और मुझे जो फाइनल नंबर मिलेगा वो कितना होगा, 24.31 AMU, जो कि कहां लिखा है, शाबाश बताओ कहां लिखा है, पीरियोडिक टेबल में 24.3, हमारा ऑलमोस्ट वही नंबर है, थोड़ा सा फर्क है। अच्छा जी, मुझे बताएं ये नंबर ज्यादा करीब किसके है, ये जो एवरेज नंबर आया है ये ज्यादा करीब 24 के है, 25 के हैं या 26 के? 25 के तो करीब नहीं है, 24 के ज्यादा करीब है। क्यों 24 के ज्यादा करीब है, कोई सोच सकता है? क्योंकि 24 वाले की परसेंटेज कितनी है, 78, यानी जो परसेंटेज में ज्यादा होगा ये नंबर उसके करीब हो। फॉलो कर रहे हैं आप मेरी बात को? चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग नियोन का निकालते हैं, शाबाश, नियोन का एवरेज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। नियोन का एवरेज निकालते हैं, ये सिमुलेशन प्ले करें। कैसे निकालेंगे, शाबाश, नियोन का एवरेज।
आंसर उसने बताया हुआ है, कितना आया है 20.17, 20.179 यानी 20.18, कितना आया है 20.18। ये आप देखें, ये साइड पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में देखें तो ही यही आंसर होगा। पीरियोडिक टेबल खोलें, 20.18 ही आंसर होगा। ये देखें, ये नियॉन और क्या है 20.18। इज इट क्लियर? अच्छा, यहां से काम करते हैं, सिमुलेशन खोलें आप। हाँ जी, जूम पे बैठे हुए बच्चे जल्दी से जवाब दें, कैसे निकालेंगे इसका एवरेज? हाथ खड़ा करें जिसको जवाब आता है, कैसे निकालेंगे इसका एवरेज? चलें शाबाश, कोई बच्चा जवाब दे, कैसे निकालेंगे इसका एवरेज? हाँ जी, पहले तो सबसे पहले देखो कितने आइसोटोप हैं, 20, 21, 22। सबसे पहले आप 20 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? उसकी परसेंटेज के साथ। फिर 21 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? उसकी परसेंटेज के साथ। फिर 22 को मल्टीप्लाई करोगे उसकी परसेंटेज के साथ, और डिवाइड करोगे सबको किसके साथ? 100 के साथ। जो जो इनके आंसर आएंगे उनको बाद में आप एडअप करोगे और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, आपने करना है। अच्छा, यहां से काम करते हैं, मैग्नीशियम का देखते हैं। शाबाश, अभी अभी मैग्नीशियम के बारे में आपने सारा कुछ किया। अभी ये देखें, ये डाटा आ रहा है। इस मैग्नीशियम में कितनी तरह के मैग्नीशियम नजर आ रहे हैं आपको? 3 तरह। शाबाश, पर्पल वाला कितने परसेंट नजर आ रहा है आपको? 78.99, अभी हमने वही लगाया। चलो शाबाश, 25 वाला कितने परसेंट नजर आ रहा है? 10%। और 26 वाला कितने परसेंट नजर आ रहा है? 11.0%। अब क्या करना है? अगेन वही बात है, 24 वाले को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, 25 वाले को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, 26 वाले को उससे मल्टीप्लाई करना है, और सबको अलग अलग 100 के साथ डिवाइड करके सबको एडअप कर देना है। तो आंसर जो आएगा कितना आएगा? 24.305 जो भी आपने निकाला, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। क्या ये आपको समझ आ गया? चलो आखिरी बात पे चलते हैं, उसके बाद हमारे सारे एसएलओ कवर हो जाएंगे। स्लाइड पे चलें जरा। पहले तो मुझे बताएं, जितने बच्चे जूम पे बैठे हैं उनको ये सब क्लियर है? क्लियर है, गुड, शाबाश, थैंक यू। इसमें बाकी जरा फुल स्क्रीन करें बच्चों की, मैं जरा उनसे क्वेश्चन करने। सारे बच्चे आ रहे हैं? ओके, ठीक है। रेहान, आपको क्लियर है? मैसेज को, चैट खोलो ना साथ में। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये बात मैंने यहां पे बताई है, टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट वी नीड टू नो द परसेंटेज अबंडेंस। अगर हमने एवरेज कैलकुलेट करना है, क्या क्या जानना पड़ेगा? परसेंटेज, वो तो निकाल ली हमने, ये तो काम हो गया, खत्म हो गया। आगे चलते हैं, चलो शाबाश। ये क्या है, जरा गौर से देखिएगा। ये बेटा आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन, और ये भी क्या नजर आ रहा है? शाबाश, हाइड्रोजन। ये उसने केमिकल बॉन्ड बनाया हुआ है। केमिकल बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये दरअसल फार्मूला है, किसका फार्मूला है? H2O का। अच्छा, मैंने कैसे पहचाना कि ये ऑक्सीजन है? मैंने इसके अंदर प्रोटॉन काउंट किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्रोटॉन का मतलब ऑक्सीजन। इधर भी कितने प्रोटॉन है? शाबाश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रोटॉन का मतलब ऑक्सीजन। प्रोटॉन की तादाद से किसी एलिमेंट का पता चलता है। अच्छा चलो शाबाश, इधर कितने प्रोटॉन है? 1, 1, तो मुझे पता चला ये कौन है? हाइड्रोजन। इधर भी कितने कितने प्रोटॉन है? 1, 1, तो पता चला हाइड्रोजन। अच्छा, लेकिन थोड़ा फर्क है, इधर ऐसा हाइड्रोजन है जिसमें साथ एक एक न्यूट्रॉन भी है ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, लेकिन इस हाइड्रोजन का नाम है ड्यूट्रियम, जो कि उसका आइसोटोप है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटोप होते हैं, पता है आपको? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, उनमें से एक प्रोटियम, एक ड्यूट्रियम और एक ट्रीटियम। हम यहां पर 2 की बात कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में खास बात क्या? दोनों में प्रोटॉन की तादाद क्या है? सेम है, वो तो सेम होगी। अब मुझे एक बात तो बताओ कि इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाया है, वो उसमें जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड बनाने में ना तो प्रोटॉन का किरदार है
ना ही न्यूट्रॉन का किरदार है। बॉन्ड बनाने में जल्दी से बताओ किसका किरदार है? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का किरदार है ना भाई। इलेक्ट्रॉन्स आपस में देखो वो शेयरिंग कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इधर देख लो या इधर देख लो, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्या है? सेम। इसका मतलब आइसोटोप्स के होने से, यानी कि अगर आप देखो तो यहां पर H2O, ये भी H2O है, लेकिन यहां पे D2O लिखा हुआ है बताने के लिए कि ये ड्यूट्रियम है और ये सिंपल हाइड्रोजन है। क्या इस वाटर के बनने में और इस वाटर के बनने में केमिकली कोई फर्क है? केमिकली मतलब मैं आपको एक जुमला बोल देता हूं, ये जो बॉन्ड है, दिस इज द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या है? सेम। बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या है? सेम। तो यही सिखाना चाह रहा हूं कि व्हाई डू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट रिमेन सेम? रिमेन सेम क्यों है? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक ना तो प्रोटॉन के साथ है ना ही न्यूट्रॉन के साथ है। केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। इलेक्ट्रॉन्स चाहे इसके देख लो उसके देख लो, दोनों के क्या हैं? सेम हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की क्या होती हैं? सेम होती हैं। इज इट क्लियर? समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। एक मैंने आपके लिए सवाल बनाया है, शाबाश। कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इस कार्बन में और इस कार्बन में फर्क क्या है? शाबाश, 14 12। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोटोप्स। अब ऑक्सीजन से मिलना दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों के मिलने में इलेक्ट्रॉन्स का रोल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का तो रोल है ही नहीं। अब कार्बन में भी 6 प्रोटॉन हैं, ऊपर वाले में भी 6 प्रोटॉन हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। अब इससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फर्क कितना होगा कि इसका जो मास होगा, शाबाश बताओ जल्दी से, इस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 32। अभी आपने देखा ना ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। अब बताओ 12 जमा 32 कितना होगा? 44। इधर आओ, शाबाश। 14 जमा 32 कितना होगा? 46। कहने का मतलब यह है कि मोलर मास में फर्क है। यह मॉलिक्यूल हैवी है, यह मॉलिक्यूल थोड़ा हल्का है। मॉलिक्यूल के वजन में फर्क है लेकिन प्रॉपर्टी में फर्क नहीं है। यह ऐसे ही है जैसे मैं एक हफ्ते बाद आऊं और मेरा 5 किलो वजन बढ़ जाए, तो मैं ही हूं। एक हफ्ते बाद 5 किलो मेरा वजन बढ़ गया तो मैं कौन हूं? शहबाज। पहले भी कौन था? शहबाज। तो मेरी फिजिकली चेंज आया मेरे अंदर, मैं हैवी हो गया हूं, मेरा भागना थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही। मेरी केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेम है। इसी तरह ये कार्बन, वजन में फर्क है इनका, बट केमिकली इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेचर, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद दोनों में क्या है? सेम है। उम्मीद है कि आपको ये सारे एसएलओ अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। अब इसके साथ जो क्वेश्चन बैंक मैंने अटैच किया है उसको आपने सॉल्व करना है, कल हम वो डिस्कस करेंगे। नॉलेज हमारा कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? एक दफा जस्ट मैं एसएलओस की तरफ जा रहा हूं ताकि मैं रिकॉल कर दूं आज हमने सीखा क्या है। इस मशीन को इंशाल्लाह कल थोड़ा सा 5 मिनट लगा के सीख लेंगे, एसएलओ का पार्ट नहीं है। जी स्टूडेंट्स, पहला एसएलओ क्या था? आइसोटोप्स इफेक्ट करते हैं मोलर मास को। एंड पे मिसाल दी मैंने, एक ऑक्सीजन, एक वाटर था जिसका था ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 2 18, और एक का कितना था? उसमें हाइड्रोजन का 2 था। दो तरह के आपको वाटर मॉलिक्यूल बना के दिखाया ना आपको। ऑक्सीजन अकेले का मास होता है 16, इधर हाइड्रोजन का होता है 1। क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो कितना काउंट होगा? 2। 16 जमा 2 कितना होता मास? 18। इधर 1 डी का था 2 मास, क्योंकि एक प्रोटॉन था एक न्यूट्रॉन था। तो 2 डी है तो 2 जमा 2 4 जमा 16 20। यानी कि ये मोटा मॉलिक्यूल है वाटर का और ये पतला, ये वजनी है वो हल्का, बट दोनों का केमिकल नेचर क्या था? सेम। कार्बन डाइऑक्साइड की भी मिसाल दी, एक 44 था और एक 48 था। ये सब समझा दिया हमने। कैलकुलेट करना सीख लिया, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बाद अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स भी सीख लिया।
फिर अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, स्टेबल आइसोटोप्स क्या होते हैं वो भी देख लिया, कैसे बनते हैं स्टेबल आइसोटोप, खास मिकदार न्यूट्रॉन तक स्टेबल रहता है, अगर ज्यादा न्यूट्रॉन बढ़ जाए तो अनस्टेबल हो जाता है, जैसे आपने सिमुलेशन में देखा। और इसका इस्तेमाल करते हुए हमने रिलेटिव मास ऑफ आइसोटोप्स तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिए थे, आज हमने इसका फिर एवरेज भी निकालना सीख लिया। नेक्स्ट हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, एवरेज मास आइसोटोप्स का कैसे निकलता है कंपेयर टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ये सारा जो सारे एसएलओस हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह कल फिर इसका क्वेश्चन बैंक बाकी डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।